हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला पढ़ने वाले हैं और हिंदी वर्णमाला का जो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले हम ध्वनि क्या होती है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी भाषा होती है, उस भाषा को जानने के लिए उसकी कुछ ध्वनि होती है, कुछ साउंड होती है। तो ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये होती है आपकी मौखिक रूप से, यानी ओरली। ओरल रूप में आपका सबसे छोटी जो यूनिट होती है लैंग्वेज की उसको कहते हैं अपन ध्वनि। और अगर ओरल रूप में है तो फिर लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम कहते हैं अक्षर या वर्ण। ठीक है। तो अब हम अक्षर और वर्ण पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वर जो संख्या में 11 है और व्यंजन जो संख्या में 33 है। मूल रूप से 33 है, इसके अलावा कुछ उच्च तड़ित द्विगुणित वर्ण भी है, कुछ संयुक्त व्यंजन है। तो उसको हम यहाँ पर नहीं गिन रहे हैं, उसकी काउंटिंग यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम मूल जो व्यंजन है उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जैसे स्वरों की बात करें तो स्वर आप सबको पता होगा, ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। अब ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है लास्ट में इसलिए क्योंकि ये जो अंतिम दो ध्वनियां हैं अंग और अह, ये दरअसल स्वरों में गिनती नहीं होती है, इनको स्वर नहीं कहते हैं। अब स्वर नहीं कहते तो इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। इनको अयोगवाह कहते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की ओर, तो व्यंजनों में कैसे लेके मैं तक, देखिए इसके साथ साथ में मैंने क्या, कौन से व्यंजनों को क्या बोलते हैं वो भी मैं साथ साथ में लिखा हूँ। तो कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको कौन से व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। तो जैसे कै वर्ग, कै वर्ग इसको कु भी लिख सकते हैं, है ना? कु या कै वर्ग, तो जिसमें क, ख, ग, घ, ङ, ये कंठे वर्ण कहलाते हैं। जो पहली लाइन है वो हमारे कंठ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए कंठे वर्ण है। और इसके साथ में ए, आ, है और विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से ही होता है। तो पहली लाइन क, ख, ग, घ, ङ। अब इसके बाद आती है च की लाइन, आपकी च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ञ, नोट ए, नोट अम, ञ। ठीक है। अब ये कौन से वर्ग में आते हैं? ये तालव्य वर्ण, यानी इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो तालु से होता है। तालु इन द सेंस कि हमारी टंग के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो तालु होता है। और इस तालु वर्ण में वर्ग के साथ में ई, ई, य और फ, इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है। बात करते हैं ट वर्ग की। ट, ठ, ड, ड़, ढ, ढ़, ण। अब देखिए इसमें ये दोनों सामान्यतः एक ही माने जाते हैं, लेकिन जब हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तब इसमें डिफरेंस आता है। और मौखिक रूप में यानी वर्बली भी इनमें डिफरेंस होता है। इसलिए देखिए ये है ड, ये है ड़, ढ, ड़, ढ, है ना? पढ़, पढ़ने में जब भी ढ का इस्तेमाल होगा तो इस सेकंड वाला पढ़। ओके। तो ये आपके मूर्धन्य, मूर्धा कौन सा प्लेस होता है? अपना तालु जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसके और टीथ के बीच में जो पार्ट होता है, गम जिसको बोलते हैं अपन, है ना? वो पार्ट जो होता है वो आपका मूर्धन्य, मूर्धा होता है। और उसको टच करने पर इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए उसको मूर्धन्य कहते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ,
न के साथ ही ऋषि, री, र और श, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम जगह से होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ड़ और ढ, ये दोनों, इनको द्विगुण, उत्क्षिप्त या तड़ित, ये भी इनके नाम है। यानी कि ये जो वर्ण है दोनों, इनको द्विगुण भी कह सकते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण भी कह सकते हैं, या तड़ित वर्ण भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं तय वर्ग की। हाँ, तो हम बात करे थे तय वर्ग। तो तय वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये दंत्य वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण दांत की सहायता से होता है, यानी जब तक हम टीथ को टंग टच नहीं करेंगे तब तक इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। अब इसमें इनके अलावा और कौन से वर्ण आते हैं? एक लृ, लृ को रेड में इसलिए लिखा है कि ये सामान्यतः हिंदी में यूज नहीं होता है, ये संस्कृत का एक स्वर है, ठीक है। और इससे ही जैसे बना हुआ रहता है हमारा ल, हिंदी में ल वर्ण और स वर्ण, जिसको दांत की सहायता से प्रोनाउंसिएशन जिनका किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। आगे आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ वर्ण कहलाता है, क्योंकि इनका उच्चारण ओष्ठ से, होठ से, लिप से होता है। इसके साथ में ही इसमें ऊ और ऊ, इसका भी उच्चारण होता है। अब देखिए इनमें संस्कृत के कुछ सूत्र रहते हैं उच्चारण स्थान के लिए। जैसे पहला अगर बात करें तो कंठ, किससे, कंठ के लिए एक सूत्र होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। और च वर्ग का उच्चारण और इसके साथ में जो बोले जाने वाले इनके लिए होता है ईचु यसा नाम तालु। और ट वर्ग के लिए ऋतु रसा नाम मूर्धा। त वर्ग के लिए लृ, इल्ल, है ना, ऋतु लसा नाम दंत। और प वर्ग के लिए उपू पद्मानीय नाम औष्ठौ, उपू पद्मानीय नाम औष्ठौ। और इन वर्णों का इन्हीं के साथ में मैंने लिख दिया है किस किस का कहाँ कहाँ उच्चारण होता है। लेकिन वह हमारे पास होता है वह का सबसे अलग एक उच्चारण स्थान होता है जिसको कहते हैं दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों की हेल्प से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। और ये जो अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं कौन कौन? य, र, ल, व, ठीक है। और उसमें व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है इनको श, सबसे ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए टंग इसमें, है ना। श, फिर थोड़ा नीचे टीथ के ऊपर श, और फिर टीथ को टच करके स, ह, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान इनके आगे मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया है। जैसे कि है का उच्चारण सबसे पहले ह, ह, ए के समान ही है का उच्चारण होता है, इसलिए ये कौन से वर्ग में आएगा? कंठे वर्ण वर्ग में, ठीक है। तो आपका वर्णमाला व्यंजन क, ख, क, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ़, ढ, ढ़, है ना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब नॉर्मली यहाँ तक मूल व्यंजन होते हैं, लेकिन कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसको, तो सबसे पहले इसमें क्ष, जो कि क और श, क और श से मिलके बना हुआ है। क्ष, त्र, त्र, त और र से मिलके बना हुआ है। और ज्ञ, अब कुछ लोग इसको ज्ञ, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में इसको ज्ञ ज्ञ करके पढ़ा जाता है। जैसे किसी का नाम प्रज्ञा है तो उसको पढ़ेंगे प्रज्ञा, तो एक्चुअली वो गलत है, ठीक है। तो प्रज्ञा पढ़ सकते हैं उसको, तो यह है ज्ञ, ज्ञ नहीं होता है, ठीक है। अब ज्ञ क्यों नहीं होता है? हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, इंग्लिश की तरह नहीं है कि कुछ साइलेंट हो गया, ये हो गया, नहीं होता है। हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है,
तो इसका जो रूट है वो ज और ए, तो ज, ठीक है। कुछ संस्कृत के लोगों का अगर आप लोगों ने उच्चारण करते सुना होगा तो वो लोग ज्ञान, विज्ञान, ये ऐसे ही पढ़ते हैं, वो ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ते हैं इसके लिए मैंने बता दिया आपको कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो च और य से मिलकर बना होता है। और एक आपका और स्र जो आजकल नॉर्मली यूज होता है, श और र। इसके अलावा शुरू की जो 5 लाइनें होती है अपनी वर्णमाला में, जैसे क, च, ट, त और प वर्ग, इसमें 5 5 वर्ण होते हैं जिनका लास्ट, जैसे अण, य, ण, न, म, ठीक है। जैसे कुछ लोग इसको अंग भी पढ़ते हैं, एक्चुअली अंग ही इसका प्रोनाउंसिएशन है, अंग, य, ण, न, म। अब ये क, च, ट, त, प इन वर्गों के अंतिम वर्ण है, इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं। चलिए कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बातों में, जैसे कि अंग, ये अनुस्वार और अह विसर्ग, इन्हें व्याकरण में अयोगवा है, जो मैंने शुरू में बता दिया था आपको। ये न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं, न ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य 11 स्वरों की गिनती में नहीं रखा जाता। अब इनको अगर डिवाइड करने की बात हो, इनका वर्गीकरण करने की बात हो, तो दो तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं स्वरों को। कैसे कि ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर यानी ओरिजिनल रूट जो स्वर रहेंगे वो आपके हिंदी में 4 होते हैं और संस्कृत में 5। ये री संस्कृत का है, हिंदी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो मूल रूप से हिंदी में 4 ही स्वर है, ठीक है, ए, ई, उ, री, ठीक है। और इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जबकि जो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, उनके उच्चारण में इन ह्रस्व स्वर यानी रूट जो स्वर है उनके उच्चारण से डबल टाइम लगता है, 2 गुना समय लगता है। हालांकि एक तीसरे प्रकार का और स्वर होता है जिनको प्लुत कहते हैं, और जो प्लुत वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करने में 3 गुना टाइम लगता है जो ह्रस्व स्वर है उनसे। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे आ, एक होता है ए, आ, आ, ठीक है। तो आ जब हम पढ़ेंगे वो प्लुत वाली कैटेगरी में आएंगे, लेकिन नॉर्मली हिंदी में 2 ही कैटेगरी का हम इस्तेमाल करते हैं। ह्रस्व, कौन सा सबसे पहले, ह्रस्व या जिसको मूल स्वर भी कहते हैं, और दूसरा दीर्घ, ठीक है। तो दीर्घ स्वरों में आ, ई, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। अब री के बारे में कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है री के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा एक क्लेरिफिकेशन है यहाँ पर। तो री दरअसल एक स्वर है जिसका उच्चारण स्थान ऊ के बाद और ए के पहले आता है, और इसका उच्चारण दरअसल री की तरह होता है, जैसे ऋषि, ऋतु और ऋण। लेकिन इसी को दक्षिण भारत में और नॉन हिंदी एरिया में, यानी जिन एरिया में हिंदी मदर टंग नहीं है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, इनमें भी, और यानी जो एरिया हिंदी वाला नहीं है उनमें री की जगह इसका प्रोनाउंसिएशन रू की तरह किया जाता है। दक्षिण भारत में खासकर गुजरात, महाराष्ट्र में भी इसको री न पढ़ करके रू पढ़ा जाता है। जैसे इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आर आई, लेकिन जैसे मैं नॉन हिंदी वाला जो एरिया है उसमें इसको आर यू करके लिखा जाता है, रू पढ़ा जाता है, ठीक है। बट वास्तव में ये क्या है, री, री की तरह होता है। तो इसकी मात्रा व्यंजन के नीचे में होती है, जैसे कि ये कोई भी, जैसे ऊपर ये गोल बनाया है, ये मतलब कोई भी वर्ण है आपका, और उसके नीचे इस तरह से इसको लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि नीचे उदाहरण से बताया है, क्या अगर है तो इसमें री को कैसे लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। क्री, तो यह हो गया कृष्ण, कृष्ण, ठीक है। और वह में री की मात्रा लगाएंगे तो वृ, वृक्ष, ठीक है। और देखिए, क्योंकि इसका उच्चारण री, 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 र क्या है, एक व्यंजन है, और स्वर, री और व्यंजन और स्वर जैसा होता है, इसलिए कुछ लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं कि ये एक स्वर नहीं है।
लेकिन वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से यह एक स्वर ही है। ठीक है। उच्चारण में हो सकता है अलग अलग हो, साउथ में अलग इसका उच्चारण होता है, महाराष्ट्र गुजरात में भी रूई उच्चारण करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये मूल स्वर की श्रेणी में आता है। आगे अगर हम बात करें शब्दकोश क्रम, अब शब्दकोश क्रम को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।